नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शहर में तो सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, अब संसद का रास्ता तलाशा जा रहा है। यूपी के निकाय चुनाव के बाद बीजेपी में कुछ ऐसा ही माहौल है। एक तरफ मेयर की सभी सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया, तो दूसरी तरफ 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव की जंग का मैदान भी अब तैयार हो रहा है। और भले ही बीजेपी ने निकाय चुनाव में बंपर जीत हासिल की है, लेकिन 2024 को भी पार्टी पूरी तवज्जो दे रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी हार का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है, यानी विपक्ष चिंतन मंथन की बजाय आरोप प्रत्यारोप में उलझा है। ऐसे में सवाल है कि निकाय में परचम 24 में क्या दिखेगा दम, और शहर से क्या संसद का रास्ता तलाशा जा रहा है। विपक्ष पर क्या बीजेपी की तैयारी भारी पड़ेगी, नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना आखिर कितना जायज, और हार से क्या सबक लेगी समाजवादी पार्टी। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दें। निकाय चुनाव में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल करते हुए विपक्ष का सूप बड़ा साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी का भगवा परचम लहरा रहा है और अब पार्टी की नजरें 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव पर है। बहुत ज्यादा परिश्रम किया, पहली बार इतनी चुनावी रैलियां की। भाजपा का हर कार्यकर्ता हर चुनाव में परिश्रम करता है। तो क्या माना जाए कि एक मैसेज है लोकसभा चुनाव के लिए? नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए तो इससे बड़ा मैसेज है। शहर में सत्ता पर काबिज होने के साथ ही अब बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। निकाय चुनाव में आए जनादेश के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश है और इस जोश का इस्तेमाल किया जाएगा 2024 की जंग में। उत्तर प्रदेश में हमने 2 झाड़ू लगाया, एक झाड़ू हमने गुंडई पे लगाया, दूसरा गलियों में लगाया, जिसका परिणाम है कि और दलों पे झाड़ू लग गया। रही इन लोगों की बात, तो इन लोगों ने पूरे प्रदेश में प्रचार किया है, इन लोगों का अच्छा खासा प्रभाव है, उनके बूथ की बात है। निकाय चुनाव के नतीजों का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 2024 के रण के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट चुकी है। शहर की लड़ाई जीतने के बाद अब संसद की जंग का मैदान तैयार हो चुका है और संगठन अपनी कमजोर कड़ियों को तलाश रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, कार्यकर्तागण बहुत सारी योजनाएं बनाकर लगातार उन जगहों पे काम करेंगे जहां पे किन्हीं भी कारणों से हम कमजोर रह गए हैं। जीत का रंग चढ़ने और जश्न के बीच भी बीजेपी अपनी कमजोरियां ढूंढ रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो खुद को प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करने का सबसे बड़ा दावेदार करार देती है, लेकिन हार का ठीकरा बीजेपी के सिर पर ही फोड़ती है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम धांधली करी है, जो किसी से छुपी नहीं है। अगर आप मत प्रतिशत देखें तो मत प्रतिशत बहुत ही ज्यादा घटा है और जनता में भय का माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसकी वजह से मत घटे। निकाय चुनाव का जनादेश इस बात का साफ संदेश है कि 2024 में भी समाजवादी पार्टी की राहें आसान नहीं होने वाली। नगर निगम में खाता खोलने में नाकाम समाजवादी पार्टी ने अगर अभी भी सीख नहीं ली तो 2024 में उसे बड़ा नुकसान झेलना होगा। इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इन स्थानीय चुनावों में प्रचार को थोड़ा कम गंभीरता से लिया, तो मुझे लगता है इस तरह के जो नतीजे आए हैं वो अपेक्षित ही थे और ये समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय में उनके चुनाव की तैयारी के ऊपर एक सवाल खड़ा करते हैं। जीत के जश्न के बीच ही 2024 की जंग की तैयारी हो चली है। 15 मई से बीजेपी अपने जनसंपर्क अभियान का खाका तैयार करना शुरू कर देगी। मंत्रियों के कंधों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष अभी भी ये सबक नहीं ले सका कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। निकाय चुनाव के 2023 के इस परिणामों ने समाजवादी पार्टी को फिर एक बार आगाह भी किया है और कहीं न कहीं एक मजबूर भी किया है कि लोकसभा 2024 में अगर यही राह रही तो निश्चित ही लोकसभा 2024 की राह आसान नहीं होगी समाजवादी पार्टी के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। अली अब्बास काजमी साहब, नेता समाजवादी पार्टी के, अवनीश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, सुनील अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, और अनुपम मिश्रा सर, वरिष्ठ पत्रकार भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन काजमी साहब, सवाल सबसे पहले आपसे ही है।
आखिर ये कहां तक जायज है कि समाजवादी पार्टी अपनी हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़े, बजाय इसके कि वो अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतन मंथन नहीं कर रही है। काजमी जी हम किसी पे हार का ठीकरा नहीं बोलते। जो सामने है उसका वो आपको भी पता है क्या हो रहा है, और शहरों की सीटों को आप अगर कन्वर्ट करें, कितनी सीटें जीत रहे हैं लोकसभा की, अगर लोकसभा सीटों में इन वोटों को कन्वर्ट अगर करें आप, तो ढाक के 3 पात निकलेंगे। हमने कितनी जो है नगर पंचायतें जीती हैं, कितने हमारे लोग जो है, ये कोई पार्टी बेस इलेक्शन अगर कहा जाए तो नहीं था, कितने लोग हमारे इंडिपेंडेंट जीते हैं, अभी आपको इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपके तो काला चश्मा है लगा हुआ है। और जहां तक 2024 की काजमी साहब, मुझे हंसी आती है, आप कह रहे हैं काला चश्मा है, मैंने चश्मा लगाया लेकिन ये ट्रांसपेरेंट चश्मा है। आपकी नजर में हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत हो, मायोपिक हो सकते हैं आप, लेकिन ये आपके आरोप के बदले में लेकिन मैं आपके आरोप के बदले आप पर आरोप लगा दूं, वो भी ये मेरी परंपरा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ आपकी नहीं सुनिए। अरे काजमी साहब, हिंदुस्तान जो है वो 75% देहात में बसता है, गांवों में बसता है। आप 25% और या 20% को आप 80 सीटों में कन्वर्ट कर देंगे पार्लियामेंट, क्या बात कर रहे हैं आप? और रही इसकी बात के ये तो शहरी वोटरों की पार्टी है बीजेपी। कौन नहीं जानता बीजेपी जो है वो अमीर लोगों की पार्टी है। गरीब गुरबा के लिए हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गई आपकी बात पूरी हो गई, बोलूं मैं? जी हाँ। अली अब्बास काजमी साहब, नगर निकाय के मामले में आप 0 पर थे, 0 पर है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, आपका जो प्रदर्शन था वही बरकरार है। नगर पालिका अब ठीक है, इसीलिए मैंने रुका। आपने मेरा चश्मे का रंग बताना शुरू किया, उसके बाद भी मैं चुप रहा। नहीं, काजमी साहब सुनिए, काजमी साहब सुनिए भाई सुनिए, काजमी साहब सुनिए। अरे तकरीर के लिए 24 का चुनाव बचा, अभी रुकिए, मैं सुन रहा हूं आपको, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भाषण देने आए तो चले जाइए। अगर आप भाषण देने आए तो चले जाइए। अगर आप ये सोच के आए हैं कि भाषण देंगे तो चले जाइए। काजमी साहब, अगर आप ये सोच के आए हैं कि आप भाषण देंगे और मैं सुनूंगा भाषण आपका, तो चले जाइए। भाषण देंगे तो चले जाइए। काजमी साहब सुन लीजिए, मैं ऐसे डिबेट करा ही नहीं पाऊंगा आपके साथ, नहीं कर पाऊंगा, आप जाइए। हमारा लक्ष्य है, सुनिए नहीं रहे आप, फिर कह रहा हूं आपने बोला, आपने मेरे चश्मे का रंग बता दिया, आपने मेरे पर सवाल उठा दिया, मैंने चुपचाप सुन लिया। मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे चश्मे का रंग बताया और पर्सनल ना हूं मैं। अरे गजब बात कर रहे हैं। काजमी साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए काजमी साहब, अगर आप भाषण देने की नीयत से आए हैं तो प्लीज आप जा सकते हैं। आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अपनी पार्टी के जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल पैनलिस्ट की लिस्ट में जो भी होंगे आपकी पार्टी से बैठते हैं, उनसे जाके पूछिएगा मेरे चश्मे का रंग क्या है। बिल्कुल आप चले जाइए। अगर आप भाषण देना है तो बिल्कुल जाइए आप। अगर आप ये सोच के आए कि भाषण देंगे तो बिल्कुल जाइए, भाषण देने की इजाजत नहीं दूंगा। अवनीश त्यागी जी, सवाल यहां पर आप पर भी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी सवाल नहीं उठा रही है। आपके अपने विधायक है लोनी से, नंद किशोर गुर्जर, उनका कहना है कि गलत वोटिंग हुई है लोनी में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वोटिंग बिल्कुल था, कहीं कुछ का दुक्का कहीं थी, कहीं हो गई, ऐसा कुछ सामने है नहीं। नतीजे बिल्कुल साफ है। कुल वो दोनों तरह से वोट पड़ा है, ईवीएम से वोट पड़ा है, बैलेट से वोट पड़ा है। तो समाजवादी पार्टी को कहने का हक नहीं ईवीएम गड़बड़ है या वो गड़बड़ है। बिल्कुल पारदर्शी चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, नतीजे साफ है, जनता की मनसा बिल्कुल वोटों में उजागर। तो सर, ये नंद किशोर गुर्जर को क्यों नहीं पता चल पाया कि वोटिंग ट्रांसपेरेंट हो रही है? उनका यह कहना है कि कुछ लोग दिल्ली से आए वोट करके गए। आपकी पार्टी के विधायक है, चुने हुए विधायक है। तो लगा होगा कहीं, पर ऐसा इन जनरल नहीं है ना। एक तो कितने विधायक है, कितनी जगह है, कितनी जगह पे चुनाव हुआ है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद, कुछ ऐसा नहीं है। कोई शख्स पर रहा हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं। और मैं उनके विधायक मैंने सुनी भी नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल
कहीं भी कोई चुनावों में आप ये लगातार देखिए, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है, कहीं लूटपाट नहीं हुई है, कहीं गड़बड़ नहीं हुई है। ये बेहतर कानून व्यवस्था का जनता शांतिपूर्ण तरीके से कर रही है और वोट करके अपना नजरिया बता रही है, अपनी इच्छा बता रही है, अपनी इच्छा जता रही है। क्या ये शहरी वोटर का जो नतीजा है उसे 24 से जोड़ देना ठीक है, जबकि उसका वोट बैंक बेस और ज्यादा बड़ा हो जाता है लोकसभा के लिए? नहीं, अभी थोड़े दिन पहले आए पंचायतों के चुनाव भी हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। उपचुनाव लगातार हो रहे हैं, उसमें भी नतीजे मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि आजमगढ़ और रामपुर जैसी जगह में भारतीय जनता पार्टी जब निकल कर आ रही है तो उसमें कहीं शको शुबा नहीं है कि प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को जो विकास की गति मिल रही है उससे पूरी तरह सहमत है प्रदेश की जनता और लगातार जिता रही है। जिस तरह से आप 22 का चुनाव देखिए ना, 33 साल बाद कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने में सफल हुआ है, तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री सुनील लड़कवंशी जी, इससे सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था। लौटते हैं सुनील जी, इसे सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था। लोकसभा चुनाव की अब तैयारी भी शुरू हो गई है, कैसे देखा जाए, ये नतीजे कितने असरदार होंगे? हेलो सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं। हमारी आवाज जा रही है? जी बोले। देखिए, चुनाव जब होता है तो उसका जब परिणाम आता है तो निश्चित तौर पे आने वाले जो अगला चुनाव होता है उसका सेमीफाइनल लोग कहते हैं। तो यूपी में तो सही बात है कि महानगरों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। उसका कारण भी है, एक तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी कही जाती है। बिल्कुल। और 17 मेयर का चुनाव भी जीती है, पिछली बार भी जीती थी, एक सीट शायद हारी थी। लेकिन विपक्ष के जो ये काजमी साहब बता रहे थे, अपनी हार का कारण ये नहीं समझ पा रहे। एक तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, चुनाव यहाँ हो रहा है और घूम रहे हैं केरल में, घूम रहे हैं तेलंगाना में, घूम रहे हैं कर्नाटका में। चुनाव जब आप यहाँ आपके मेयर लड़े हो या नगर पालिका के अध्यक्ष पद के, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़े हो, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हो, सारे लोगों ने दमखम से प्रचार किया। और हम लोगों ने भी, हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, कल तक हम लोगों को लोग कहते थे कि ये गांव की पार्टी है, आज हम शहरों में भी पहुंच गए। मेयर का भी 7 जगह चुनाव लड़े, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 4,000, कहीं 8,000 चुनाव लड़े। नगर पालिका, नगर पंचायत का भी चुनाव लड़े, उसमें कुछ सीटों पे जीत भी हासिल हुई हमारी और कई सीटों पे 2 नंबर 3 नंबर पे हम लोग रहे। तो सही बात यह है कि चुनाव का सेमीफाइनल लोकसभा का अगर इससे देखा जाता है तो मैं समझता हूं कि इसके बाद भी आने वाले कई चुनाव है। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के लोग उसको भी कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है। तो चुनाव अभी मान लीजिए कि अभी राजस्थान का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, तो आने वाला चुनाव भी ये बताएगा कि आखिर में सेमीफाइनल है कि क्या है। लेकिन ये तो जरूर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता न निर्णय लेने में सक्षम है, न दो बातें सुनील जी। एक तो पूर्वांचल में हमने देखा था, लास्ट फेज का जो इलेक्शन था विधानसभा का, वहां 28 सीटें थी। 28 सीटें एसपी प्लस एसवीएसपी और 28 सीटें बीजेपी प्लस जो उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस थी। क्या वो रिजल्ट उसके बाद अब तस्वीर बदल पाई है पूर्वांचल के हिसाब से? इस निकाय चुनाव में क्या तस्वीर रही और कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है? साथ ही सवाल ये भी है, समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल थे वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिखे हैं। जयंत चौधरी प्रचार से काफी दूर रहे। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, विधायक है, मुस्लिम विधायक है, वो भी समाजवादी पार्टी से दूर रहे। इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल तो दूर की बात है। हमने इस चुनाव में सबसे बड़ा ये चीज देखा कि अखिलेश यादव जी ने टिकट किसी और को दिया और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जैसे हमारे यहाँ सिकंदरपुर में रिजवी साहब जो वर्तमान विधायक भी हैं, उन्होंने किसी और को लड़ा दिया। यहाँ राम गोविंद चौधरी किसी और को लड़ा रहे थे, संगठन किसी और को लड़ा रहा था। यहाँ माने पूर्वांचल में हमने कई बड़े नेताओं को देखा कि ऊपर से आदेश कुछ दूसरा हुआ और निचला स्तर किसी दूसरे को लड़ा रहा है। तो हम उनके सहयोगी दलों की तो बात नहीं करें, इनके अंदर खाने में भी बहुत बड़ी कमियां हैं।
और संगठन के नाम पे ये लोग माननीय अखिलेश यादव अपने संगठन को संभाल नहीं पा रहे हैं। सही बात कही है। काजमी साहब, अगर आप जवाब देना चाहें, क्या तैयारी पूरी नहीं थी आपके निकाय को लेकर? आप जानते थे कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड शहरी वोटर्स में है, इसके बावजूद आप लोगों ने बेहतर प्लानिंग, बेहतर खाका नहीं दिखाया, जिसका मौका आपके पास था। अनुपम सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपका जवाब। अब हम जनाब से ही लिया करेंगे, राय मशवरा लेके ही आपसे ही जो आप कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जो आप माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, भाई ये म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव थे, इसमें हमेशा यही होता आया है। म्यूनिसिपैलिटी के आप किस कार्यकर्ता को रोक देंगे? जो जिताऊ आदमी है, 1% अगर उसे टिकट नहीं मिल पाया तो जिताऊ तो लड़ेगा, वो लड़ा है, इंडिपेंडेंट लड़ा है। हमारे इतने लोग इंडिपेंडेंट जीते हैं। भाई गली मोहल्ले के चुनाव है, ये म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, तो किस को आप जो है किस पे कंट्रोल कर लेंगे? देश जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। अरे अपने सांसद विधायक पे तो कंट्रोल है आपका कि नहीं है? तो नहीं है ना काजमी साहब, नहीं है अखिलेश यादव जी को। काजमी साहब सुनिए ना, सब लोग हंस रहे हैं, पैनल में सब लोग आपकी बातों पर हंस रहे हैं, लेकिन छोड़िए, मैं आपसे सवाल ही कह रहा हूँ। सुनिए काजमी साहब, छोड़िए ना, सुपड़ा साफ हो गया। काजमी साहब सुनिए ना, कर्नाटक में देखिए बीजेपी का कितने विद्रोही लड़े और उन्होंने सबने टुकड़ा साफ। काजमी साहब सुनिए ना, काजमी साहब सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सांसद और विधायक पर कंट्रोल है कि नहीं आपकी पार्टी का? नहीं काजमी साहब, सांसद और विधायक आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? कार्यकर्ता तो दूर है, हमारे कंट्रोल में। शफीकुर रहमान बर्क ने ऑफिशियली ये कह दिया कि मैं अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हूं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बाहर निकालना, निकाल दे। ये खड़े हैं आपके कार्यकर्ता, आपके सांसद, आपकी पार्टी के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके कहने की बात है कि आप हमारे मुंह में जो है शब्द डाल रहे हैं। आपने बयान सुना नहीं क्या शफीकुर बर्क साहब का? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि साहब मुझे हंसी आ रही है। ठीक है, छोड़िए। नहीं, बर्क साहब का बयान हमें नहीं मालूम, आप बता दीजिए। अरे बर्क साहब ने एक बार नहीं कहा, बर्क साहब लगातार ही कह रहे थे। एक बार कहा होता तो शायद आपने ना सुना होता, या शायद आप अपनी बातें सुनना चाहते हैं। अनुपम सर, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर इशारों में कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल सही नहीं किया, गलत पोलिंग कराई गई, गलत काउंटिंग कराई गई। एक ऐसा मौका था जब चिंतन मंथन करके 24 की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी उन तमाम ऑप्शंस को तलाश सकती थी, गुंजाइशों पर काम कर सकती थी, लेकिन फिर से वही ट्रेंड जो हम लगातार 14 से देखते आ रहे हैं। नहीं, वो आपके कहने की बात है। ठीक है काजमी साहब, ठीक है, आपको भाषण का मौका दिया जाएगा, सुन लीजिए। देखें, आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देख रहा था, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में अपनी हार को स्वीकार किया है और खुले मन से जनता को शुभकामनाएं दी हैं और कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं दी। एक जमाने में अटल बिहारी 2004 में हारे थे, तो उन्होंने एक लाइन में कहा था कि हमें जनादेश स्वीकार है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो सवाल ये है कि विपक्ष कब इस तरह से पेश आना शुरू करेगा? हर बार जहां जीत जाता है वहां लोकतंत्र जीत जाता है, जहां हार जाता है वहां ईंटें मारे आ जाती है। आप बात कर रहे थे, देखिए एक मिनट चाहूंगा, आप देखें शहर और अभी बात होगी कि शहरों और गांवों की पार्टी की। तो शहर में आगरा में बसपा ने आपको तीसरे नंबर पे ढकेल दिया, सपा की बात कर रहा हूँ, जमानत जब्त। सहारनपुर में कांग्रेस और बसपा ने आपको चौथे नंबर पे ढकेल दिया, जमानत जब्त। और ये सारे वो एरिया हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट है, जो आपका कोर वोट है। झांसी में कांग्रेस और बसपा के पास चौथे स्थान पे जमानत जब्त। मुरादाबाद में कांग्रेस और बसपा के पास चौथे नंबर पे जमानत जब्त। गाजियाबाद में बसपा ने तीसरे नंबर पे ढकेला, जमानत जब्त। मेरठ में ओवैसी ने आपको तीसरे नंबर पे ढकेल दिया। 65% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में आप भाजपा गठबंधन से हार जाते हैं। नगर पंचायत में रामपुर में आप आम आदमी पार्टी से हार जाते हैं। मथुरा में आप बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बाद 5वें स्थान पे आते हैं, जमानत जब्त। दोनों उपचुनाव हार गए, मुस्लिम बहुल इलाके से हार गए। उसके बाद आप इस पे आ जाइए, कह रहे थे गांवों की पार्टी। तो नगर पंचायत का चुनाव 544 में पहले नंबर पे तो चलिए मान लिया 202 सीट के साथ भाजपा है। दूसरे नंबर पे भी सपा नहीं, दूसरे नंबर पे निर्दलीय है। Exactly. निर्दलियों को कोई दिक्कत नहीं हुई, निर्दलीय जीत गए 104 और सपा आती 89। नगर पालिका में आ जाइए, 199 सीट है, 95 सीट भाजपा। दूसरे नंबर पे फिर निर्दलीय 45 सीट के साथ, सपा वहां भी तीसरे। तो साहब निर्दलियों को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, सारी बेईमानी आपके साथ हो रही है। अब इस बात को मानने देखिए, आप रफीक अंसारी को नहीं मना पाए, शाहिद तंजूर को नहीं मना पाए। शफीकुर रहमान कब से बार बार कह रहे हैं कि बसपा को मुस्लिम वोट बैंक मुस्लिम जा रहा है, अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। आप कब तक डिनायल में?
अवनीश तागी जी, लेकिन सिर्फ इस इलेक्शन को लोकसभा चुनाव के लिए ट्रेंड मान लेना ठीक तो नहीं है। हर चुनाव का एक अपना पैटर्न होता है, अपना वोट बैंक होता है और अपने मुद्दे होते हैं। निश्चित रूप से आएगी। हर चुनाव का अपना पैटर्न है और मुद्दे हैं और अपने लड़ने का तरीका। ये लोकसभा का क्योंकि तब ये एक चीज जरूर दिखाता है। आप देखिए कि 2012 और खासतौर से मैं कहूँगा 2014, जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश की तमाम सवाल पर पूरे देश की राजनीति का नजरिया और तरीका, दिशा और दशा दोनों बदल दिया। अब जनता दूसरी तरह से सोचती है। और उत्तर प्रदेश की मैं खासतौर से बात करूंगा, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 17 में जब से आए हैं, तब से पूरे प्रदेश का मतदाताओं का तौर तरीका, सोच का तरीका बदल गया है। अब जातिवाद की दीवारें मैं कहूँगा खत्म नहीं हुई, नहीं, पर दरकने लगी है, टूटने लगी है। क्षेत्रवाद की, परिवारवाद की और जो माफियाओं को संरक्षण देने का जो एक सिलसिला राजनीति में शुरू हो गया था, वो अब खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद कास्ट इक्वेशन को, मुस्लिम वोट बैंक को नकार देना सही तो नहीं है अवनीश जी। और खास करके जो पसमानदा सम्मेलन आप कर रहे थे, उसका फायदा तो कहीं बहुत ज्यादा व्यापक नहीं दिखा है। आप मेरी बात आयुष जी, आप सुन नहीं रहे। मैंने जो कहा है, मैंने ये कहा है कि ये खत्म नहीं हुआ है, पर ये दीवारें दरक रही हैं। जो समाजवादी पार्टी भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिम वोटों को बटोर लेती थी, अब वो सब खत्म हो गया है। अब सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसका असर दिखाई दे रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंच रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का प्यार मिल रहा है। जो डर दिखाकर, दहशत दिखाकर मुस्लिम वोट लेते थे, उस समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछे कि उनके हालात क्या है। और जो ये हमारे साथी बैठे आपको भी कह रहे हैं कि ये चश्मा वक्त में छोड़िए, वो छोड़ दें, बदल रही है। अवनीश जी छोड़ दीजिए, उससे छोड़िए। मेरा सवाल वो नहीं है। सवाल मेरा ये है जनता पार्टी कि जो मुस्लिम वोट बैंक जा रही है। अवनीश जी सुनिए, बहुत छोटा सा सवाल ये है, जो मुस्लिम वोट बैंक दर का है समाजवादी पार्टी से, वो आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, वो बीएसपी की तरफ गया, वो MIM की तरफ गया, आम आदमी पार्टी की तरफ भी गया है। तो पसमानदा सम्मेलन का असर कितना हुआ, वो पूछ रहा हूं मैं। नहीं, देखिए वो अभी शुरुआत है, वो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास हुआ है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 400 कैंडिडेट मुस्लिम विभिन्न नगर निगमों, पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में उतारे हैं। ये कोशिशें धीरे धीरे हो रही है। जिस तरह से मुस्लिम सुनील जी, बहुत छोटा सा जवाब हो रही थी, वो इन कदमों से 24 के रास्ते पर असर कितना पड़ेगा सुनील जी, खास करके पूर्वांचल में जी? इस चुनाव से और इसकी चिंतन मंथन से 24 पर असर कितना? देखिए, असर ये चुनाव, सही बात है कि शहर का चुनाव था। अब इसको 24 को लेके और सारे लोग बैठ जाएं तो ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, सब लोग मजबूती के साथ तैयारी करें। और विपक्ष को मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग एक बार बैठक कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना सही बात है कि इतना आसान नहीं है। उसका कारण भी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं और उनके चलने की वजह से, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज ये जीत हुई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से सीख ले लें, अखिलेश यादव, मायावती जी सीख ले लें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील जी, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शहर से संसद का रास्ता क्या तय कर पाएगी बीजेपी, जिसका शहरों में पारंपरिक तौर से वोट बैंक रहा है, उसको उससे भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिले। लेकिन इसके पीछे लगातार मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं की मेहनत भी दिखी। मुख्यमंत्री ने अकेले 50 से ज्यादा जनसभाएं की और उसका असर ये हुआ कि 17 के 17 निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन 24 की लड़ाई यानी 80 लोकसभा सीटों की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक के इलाकों में क्या बीजेपी अपनी पहुंच बढ़ा पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी। खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इतना सब